बोलो भारत माता की। वो जो पीछे बैठे हैं बातें कर रहे हैं उस तरफ, वहां से स्क्रीन देख रहे हैं. हाँ ताई कसे तिकडे बघा સ્ક્રીનवर જેટલી ગુજરાતી બહેનો બેઠી છે બધા ત્યાં સ્ક્રીન ઉપર જુઓ. અહીંયાથી પણ દેખાય છે પણ ત્યાંથી આવાજ પણ સંભળાવી જોઈએ. તો બોલો ભારત માતા की. ત્યાંના બહેનો બોલે છે, અહીંયાના બોલતા નથી, પાછળ બોલતા નથી, જુવાનીઓ બેઠા છે. બોલો ગુજરાતી બોલું એટલે બોલે, હિન્દીમાં બોલું એટલે નહીં બોલે. હવે મારે નરેન્દ્રભાઈને કહેવું પડશે. તો બોલો भारत माता की. अब मुझे भाइयों से पूछना है, तमने शू वांधो छे भाई? भाई क्यों चुप बैठे हैं? બેન કહે છે ભાઈઓને એન્ટ્રી નથી. આવું ના બોલો, પરાગભાઈ બેઠા છે, એમને ભાઈઓનો પણ વોટ જોઈએ છે ભાઈ. તો બોલો ભાઈ હો યા બહેન, બોલો ભારત માતા की. 20 साल, आज से 20 साल पहले पारला के इस धरा पर एक महिला कार्यकर्ता को आमंत्रित किया गया. शाम लगभग 7-7:30 बजे थे. मंच पर नेता विद्यमान थे और वो महिला कार्यकर्ता लगभग 27-26 साल की थी. उसको डर इस बात का था कि इतने विद्वान, इतने प्रतिभाशाली नेता मंच पर हैं, तो उस मंच पर उस 26-27 साल की लड़की का होना भी एक बहुत बड़ी बात थी. फिर उस महिला कार्यकर्ता को कहा जाता है कि आपको भाषण देना है. नेताओं का नाम तब शायद प्रमोद जी आए थे. महिला कार्यकर्ता घबराई. वो युवा मोर्चा की कार्यकर्ता थी. तो पीछे से किसी ने कहा, चिंता नहीं करती, जा बोल. कहने वाले का नाम पराग और महिला कार्यकर्ता का नाम स्मृति ईरानी. और बोलना ऐसा शुरू किया, तब से चुप ही नहीं हुई हूं. आज इस सभागार में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए मात्र नहीं आई. यहां जितनी महिला कार्यकर्ता हैं, हम सब जानते हैं कि हर कार्यकर्ता को टिकट मिलना संभव नहीं. यहां जितनी महिला और पुरुष कार्यकर्ता हैं, हम सब जानते हैं कि वैभव पाना हर कार्यकर्ता के भाग्य में नहीं. यहां जितने कार्यकर्ता हैं, हम सब मानते हैं कि सेवा देना हमारा स्वभाव है. और हम सब कार्यकर्ताओं को पराग जी ये अभिमान है कि आप हमारे प्रतिनिधि बनकर महाराष्ट्र की विधानसभा में जाएंगे. 20 साल के उस अंतराल में 4 बार चुनावी मैदान में पराग जी के साथ इसी धरा पर जनता का आशीर्वाद मांगने का मुझे सौभाग्य मिला. और उन 20 सालों में परागदा के मैंने 4-5 संस्कार देखे हैं. अगर कार्यकर्ता सामान्य पृष्ठभूमि से है, गरीब है, तो मैंने इन 20 वर्षों में कभी भी अहंकार की मुद्रा में पराग भाई को नहीं देखा. अगर कार्यकर्ता सरल स्वभाव का है, तेज तर्रार नहीं है, तो मैंने उस कार्यकर्ता से बड़े धैर्य के साथ
पराग जी को चर्चा और वार्ता करते देखा है। 20 साल का अंतराल, इतना लंबा अंतराल है पराग जी कि अच्छे अच्छों की अच्छी अच्छी और बुरी बुरी बातें पता चल जाती हैं। लेकिन आज इन दोनों सभागारों में महिलाओं कार्यकर्ताओं का इतनी बड़ी संख्या में सतत आना, ये आपके स्वभाव, आपके संस्कार और आपके संगठन शैली के प्रति इनका सम्मान है, इनका समर्थन है। यहां कई महिला कार्यकर्ता होंगी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में सेवा मुझसे भी पहले दी। यहां प्रीति जैसी कई कार्यकर्ता हैं जो नई हैं, और मैं कई बार प्रीति से मजाक में कहती हूं, तू एक ही गांधी ऐसी है जिससे मेरी थोड़ी बहुत बनती है। दूसरे जिनका सम्मान करती हूं वो है महात्मा गांधी, और बाकी गांधियों की मुझसे चर्चा ना ही करो तो अच्छा है। लेकिन कार्यकर्ता चाहे किसी भी आयु का हो, किसी भी श्रेणी का हो, किसी भी शैली का हो, यहां सभी कार्यकर्ताओं का लक्ष्य क्या है? दोनों सभागारों में किसी कार्यकर्ता को थोड़ी सी भी गलतफहमी नहीं कि सरकार किसकी बनने वाली है, विधायक कौन बनने वाला है। लेकिन फिर भी गली गली घर घर जाकर परिश्रम कर एक एक परिवार, एक एक वोटर के सामने हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है जो वोट मांग सकता है। मैं यहां दोनों सभागारों में बहनों से मिली, सबके चेहरे पर जो स्वभाव, जो तेज दिखता है वो परिश्रम का तेज दिखता है। इनमें से किसी भी कार्यकर्ता या नेता के मुख पर इस बात का अहंकार नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में तीसरी बार सरकार बनाई, क्योंकि हमने सरकार को सत्ता का नहीं, सेवा का ही माध्यम माना है। वरना आज लगभग 12 बजे अपना परिवार, अपना काम छोड़कर यहां अपने विधायक के समर्थन में, पार्टी के समर्थन में मैं चुनौती देती हूं, क्या कांग्रेस आधा हॉल भी भर पाएगी? और यही फर्क है उनमें और हम में। हम परिवार हैं और वो परिवारवाद की मान्यता को आगे बढ़ाते हैं। मेरा और पराग जी का कोई खून का रिश्ता नहीं, संगठन का नाता है। इसीलिए पराग जी अधिकार से कह सकते हैं कि स्मृति मेरे यहां पर आना है। अधिकार से आप वोटर के पास कह सकते हैं कि चुनाव बाद जो जो काम है हमको बताइए, पराग जी उन कामों को करेंगे। ये कॉन्फिडेंस इस बात का प्रतीक है कि आप जिम्मेदारी लेते हो तो अपनों की ही लेते हो, परायों की कभी नहीं लेते हो। आप अपने हैं और अपनों के सम्मान और समर्थन में ये महिला कार्यकर्ता आई हैं। ये सत्य है। आज लीना जी जब अपना परिचय दे रही थी तो मैं मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उम्र मेरी चाहे पराग जी से छोटी हो, संगठन में अनुभव लगभग एक जैसा है। कुछ नेता ऐसे हैं जो मेरे बैचमेट रहे, कुछ ऐसे हैं जिनकी मैं सीनियर रही हूं, बस उम्र छोटी है और कुछ नहीं। इसलिए डॉक्टर प्रभु का जो योगदान है उसको दोहराने की भी जरूरत नहीं है। जो कार्यशैली, पद्धति राष्ट्रहित की है, जो उसे जानता है वो आपके पिता के योगदान को जानता है। आज इस मंच पर बीना जी उपस्थित हैं। उनका राजनीतिक परिचय तो अलग, लेकिन नानाजी देशमुख की जो परिकल्पना थी दीनदयाल जी की, ये उससे भी जुड़ी है। ये हमारे लिए एक गौरव की बात है, क्योंकि सत्ता के पीछे तो कई भागते हैं, सेवा का पीछा करते करते कोई राजनीति में 20 साल पराग जी की तरह नहीं निकलता। और जब आज पराग भाई ने कहा कि हम स्मृति को शाल देकर, गीता देकर सम्मानित करेंगे,
प्रभु की मूर्ति देकर सम्मानित करेंगे। देखिए उस महिला कार्यकर्ता ने कितने प्रेम से भगवान की उस मूर्ति को अपने हाथ से अपने सीने से लगा कर रखा। लेकिन पराग जी, गीता का भी जो यहां पर एक दान हुआ तो महिला मोर्चा के हाथों हुआ, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में आप अर्जुन हैं, ये कृष्ण रूपी सारथी हैं, तो इनके हाथ में गीता ज्यादा शोभती है। और अगर गीता का ज्ञान देखें तो कई बार अर्जुन को ये कष्ट भी था, किसको मारूं किसको छोड़ दूं। लेकिन ये राजनीतिक युद्ध ऐसा है जिसमें सामने वो खड़े हैं जिन्होंने देश को तोड़ा, देश को लूटा, लोगों को गुमराह किया, और अब उनकी बारी आई है कि उनके साथ न्याय हो। हम इसीलिए घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। मैं कल ही देश की राजधानी में हमारे देश की मीडिया के माध्यम से राष्ट्र के हर नागरिक को एक सूचना देकर आई हूं। सत्ता पाने के बाद इंडिया अलायंस का क्या स्वरूप रहता है, उसका एक उदाहरण देकर आई हूं। जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस ने कांग्रेस के सहारे से एक प्रस्ताव पारित किया जो देश के संविधान का गला घोंटता है, और कहा कि वो धारा 370 दोबारा लेकर आएंगे। मैं आज उस धरती से बोल रही हूं जिसने 26/11 का आतंक देखा, अपनों का खून बहते देखा। मुझे आज भी वो दिन याद है जब हम सब फोन पर थे, कुछ हमारे परिवार के लोग चर्च गेट में थे, कौन पारला स्टेशन पर उतर रहा है। मुझे आज भी याद है उस रात मैं पराग भाई को फोन कर रही थी, मेरी बेटी ट्रेन में थी, पराग दा अगर वो पारला उतर गई तो कोई है जो उसे पिकअप कर लेगा। हमने वो दिन देखा है। आतंकवाद की जननी धारा 370 को पुनः स्थापित करने का कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने ऐलान किया है। मुंबई में शायद कुछ लोगों को लगे कि उस प्रस्ताव का और हमारा क्या लेना देना, लेकिन महिला है इसलिए कहती हूं, धारा 370 जब तक थी तब तक जो बेटी जम्मू कश्मीर की थी उसका अगर ब्याह होता था तो उसका अपने परिवार की संपत्ति पर अधिकार खत्म हो जाता था। जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 थी तो अगर आपके घर की बेटी को उसका पति मारता, डोमेस्टिक अब्यूज करता, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए, संरक्षण के लिए कानून लागू नहीं था। जम्मू कश्मीर में जब धारा 370 थी तो दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़े समाज को रिजर्वेशन नहीं मिलता था। जम्मू कश्मीर में जब धारा 370 थी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि अगर बच्चियों का बलात्कार होता था, लड़कों का बलात्कार होता था, तो उनको बचाने वाला पॉक्सो का कानून भी वहां वो लागू नहीं करते थे। इसलिए आप घर घर जाकर जब वोट मांग रही हैं तो वोटर को बताइए कांग्रेस ने क्या ऐलान किया है जम्मू कश्मीर में कि बच्चों का रेप होता हो वो कानून नहीं चाहते। औरतों को पीटा जाए तो पीटा जाए, वो कानून नहीं चाहते। दलितों के साथ अन्याय हो, वो कानून नहीं चाहते। आदिवासियों का अधिकार छीना जाए, वो कानून नहीं चाहते। वो स्टेटस चाहते हैं अपने नेताओं के लिए। तो महिला कार्यकर्ताओं को विशेष मेरा आह्वान है कि चुनाव में मात्र पराग जी के लिए वोट मांगने नहीं जाना है, जनता को यह भी बतलाना है कि गलती से जब वोट इंडिया अलायंस को जाता है तो एक प्रदेश में क्या हाल होता है। मैं स्तब्ध थी कल जब मैं मीडिया के मित्रों के सामने थी, तो एक मीडिया के मित्र ने कहा कि दीदी एक प्रश्न है मेरा, कश्मीर घाटी में यासीन मलिक नाम का एक टेररिस्ट जिसकी धर्म पत्नी के तार सीधा आईएसआई पाकिस्तान से जुड़ते हैं, उन्होंने गांधी परिवार को, कांग्रेस को विशेष चिट्ठी लिखी कि संसद में हमारा सहयोग करना। आप में से कितने लोग हैं जिनको किसी
आतंकवादी का पत्र आया हो, इस अपेक्षा के साथ कि आप सहयोग करेंगे? आप में से कितने लोग हैं जिनके पास आतंकवादी के परिवार, जिसके तार पाकिस्तान से जुड़े हैं, वो चिट्ठी लिख रहा है कि आप मदद कीजिए? मैं स्तब्ध थी। मैंने पूछा, ऐसा तो क्या रिश्ता है इस आतंकवादी का और कांग्रेस के नेताओं का कि वो कांग्रेस के नेता की शरण मांग रहे हैं, अपेक्षा और उम्मीद लगाए बैठे हैं? तो जब आप वोट मांगने जाएं तो ये वोट मात्र पराग जी के लिए नहीं मांग रहे, जनता को सचेत करो कि एक चूक होती है तो उसका परिणाम पूरा देश भुगतता है। ये बात और है, અહીંયા જેટલા ગુજરાતી બેઠા છે બધાને ખબર છે, જ્યાર સુધી મોદી છે ત્યાર સુધી પણ નરેન્દ્ર મોદીએ પણ તમારા જેવી બહેનોને ઉપર વિશ્વાસ મૂકીને કોન્ફિડન્સથી આવું બધું કહ્યું છે, કારણ કે એમને ખબર છે કે બાળક કોઈનું પણ હોય, એનું બલાત્કાર કોઈ પણ બેન સહન નહીં કરે, દીકરી કોઈની પણ કેમ ન હોય, એની સાથે મારપીટ કોઈ બેન સહન ના કરે। અને અમારી માટી, અમારી માતૃભાષા, અમારી માને વેચવા માંગે, तोड़ना चाहते हैं, ये दुस्साहस। इसलिए पराग जी ने सच कहा कि इस क्षेत्र में लगभग 5000 बहनों का कल्याण हुआ, उत्थान हुआ 250 सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से। पराग जी, आपका ये योगदान पूरा समाज जानता है और आप अभिनंदन के लायक हैं। मुझे आज भी याद है, जनश्री विद्या योजना के तहत आपने स्कॉलरशिप का भी आशीर्वाद बच्चों को दिलवाया है। मुझे आज भी याद है कि जब कोविड आया था तो हम पराग भाई को पूछते थे, वैक्सीन कितनों को लगा है, एक एक घर अने घर में कितने लोग, इस सब का बखान, इन सब का सम्मान, इन सब की सुरक्षा, इन सब की चिंता को मैंने स्वयं पराग जी को करते देखा है। जितनी बहनें यहां बैठी हैं, दिल पर हाथ रख बोलो कि जब कोविड आया, भगवान न करे तब कांग्रेस की सरकार होती तो क्या होता? गीता ज्ञान ऊपर मिल रहा होता। सही है? किसी को शक है क्या इसमें? लेकिन आपको याद है उस वक्त क्या हुआ था? नरेंद्र मोदी ने कहा था, डंके की चोट पर पूरी दुनिया पर मौत का साया था, सब भयभीत थे क्योंकि किसी को नहीं पता था कि बीमारी में कितनों की जान जाएगी। नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में इतनी क्षमता है कि हम वैक्सीन हिंदुस्तान में बनाएंगे। कांग्रेस ने कहा हम विदेश से लाएंगे। कहा कि नहीं कहा? कहा ना। कांग्रेस के नेताओं की राजनीतिक रोटियां सेकने की जुर्रत देखिए। हिंदुस्तान में मोदी जी के सहयोग से कंपनीज ने वैक्सीन बनाया और फिर कांग्रेस ने क्या नया पैंतरा अपनाया? वैक्सीन मत लगाओ मोदी वाली। याद है? 70-72 वर्ष ना नरेंद्र मोदी जाते गया हॉस्पिटल, याद है? खुद बैठे, बाहें चढ़ा के खुद इंजेक्शन लिया, देश को ये संदेश देने के लिए कि तुम्हारा प्रधानमंत्री निर्भीक होकर भारत में बनी वैक्सीन लगा रहा है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। और निर्लज कांग्रेस वाले, તમે શું કહો છો? વિકાસ વર્સસ બકાસ। એટલે થોડું થોડું પરાગભાઈ મને કહી દીધું છે। लेकिन आप सोचिए उनकी जुर्रत, देश को बोला वैक्सीन मत लगाओ, चुपचाप जाके वही वैक्सीन लगाया। लगाया कि नहीं लगाया? लेकिन जब उन्होंने लगाया तब नरेंद्र मोदी ने उनका उपहास नहीं किया, उन्होंने दुश्मन माना मोदी को। मोदी ने मानवता का प्रमाण दिया और कहा, हर हिंदुस्तानी को मुफ्त की वैक्सीन लगाओ, हर हिंदुस्तानी की जान बचाओ, ये हमारा संस्कार है।
इसलिए आप जब पराग जी के लिए वोट मांगने जाए तो जननी के नाते, जीवन दायिनी के नाते जनता को याद दिलाएं कि जब मुसीबत आई थी तो चट्टान की तरह एक ही नेता, एक ही पार्टी उपलब्ध थी, जिसका नाम है भारतीय जनता। नाम क्या है? भारतीय जनता। त्याना बैठा छे, नाम क्या है? भारतीय जनता। अब जहां तक पुनः प्रीति गांधी की बात है, तो आपने देखा मंच पे आते ही मैं और प्रीति कुटर 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 करना शुरू कर दिया था, है ना? तो ये मैं और प्रीति एक लिस्ट बना के रखते हैं, कांग्रेस ने कब कहां क्या वादा किया और कौन सा वादा कब तोड़ दिया। तो यहां पर हमारी लिस्ट थोड़ी सी लंबी हो गई है। राजस्थान में पराग जी, आपको याद होगा 2003 में आप, मैं, विनोद तावड़े, देवेंद्र फडणवीस, श्रीकांत भारतीय, प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे, हम सबका एक 100 लोगों का टोला गया था और हमने राजस्थान में पहली बार महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी को बनाने में अपना योगदान दिया था। याद है? कुछ कार्यकर्ता बहनें होंगी जो उस वक्त भी काम करती थी। और जब कांग्रेस पार्टी को उनके खिलाफ चुनाव लड़ना था तो कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में कहा हम हर ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड को भत्ता देंगे। अब जनता को गुमराह करना था, सत्ता ली, भत्ता नहीं दिया। मैंने प्रीति से कहा, प्रीति ये बता संख्या कितनी हो गई जिनको भत्ते का धोखा मिला कांग्रेस पार्टी से सिर्फ राजस्थान में? आप विश्वास नहीं करोगे, सिर्फ राजस्थान में 3 लाख नौजवानों को भत्ते का झूठा आश्वासन देकर उनको सड़कों पर मजबूर खड़ा कर दिया। 3 लाख। कर्नाटका में कहा ये फ्री, वो फ्री, सब फ्री, और बाद में खड़गे जी ने कहा अरे बाबा वोट के वक्त तो बोल दिया फ्री, अब तिजोरी। और आज तो एक खतरनाक बात पता चली है पराग जी, जो कांग्रेस पार्टी बार बार कहती है एजेंसीज का डर मत दिखाओ। हिमाचल प्रदेश में उनकी एजेंसी पता है किस पे केस कर रही है? समोसे पे। मैं झूठ नहीं बोल रही। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के नेता है वो किसी कार्यक्रम में गए। अब आप में से जितनी बहनें हैं मुझे बताइए, अगर मंच पर पराग भाई के पास पानी की बोतल है, पराग भाई अगर आप में से किसी को प्यास लगे हक से पराग भाई से मांगोगे ना पानी? अगर भूख लगी पराग भाई के सामने, ज्योति जी के सामने, प्रीति के सामने, महिला मोर्चा के सामने, अपना शुभांगी है, कल्पना जी हैं, स्मिता जी हैं, इन सब के पास अगर एक भी समोसा होगा, भूख लगी होगी, देंगे ना? हिमाचल में क्या हुआ, सीएम साहब के लिए समोसा आया था, वो बेचारा सिक्योरिटी स्टाफ को भूख लगी होगी, उसने खा लिया होगा, उस पे सीआईडी की इंक्वायरी बैठाई रे बाबा। हमारे यहाँ संस्कार ये है कि अगर कोई भूखा हो तो हम अपनी रोटी दे देते हैं। कांग्रेस के यहाँ संस्कार ये है कि तिजोरी से खाओ, भूखे के ऊपर सीआईडी की इंक्वायरी बिठाओ। इसलिए जब आप एक एक घर जाकर वोट मांग रही हैं तो आप वोट मांग रही हैं सुदृढ़ व्यवस्थाओं के लिए। लेकिन जाने से पहले, क्योंकि पराग भाई का काम बोलता है, मेरा नाम बोले या ना बोले, लेकिन जाने से पहले एक चीज हर महिला को याद दिलाना चाहती हूं। दिवाली कितने लोगों ने मनाई? किसी किसी ने नहीं मनाई होगी, पक्का? सबका हाथ नहीं उठा? हाँ, काय ताई तुमचा हात कुठे आहे? किया का सेलिब्रेट? किया ना? 500 साल बाद पहली बार राम मंदिर में दिवाली मनाई गई अयोध्या में। मुझे आज भी याद है, वही पार्ला है जहां मैं, पराग जी मंच पे खड़े होकर बोलते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, और वो कांग्रेस वाले आके कहते थे क्यों तारीख नहीं बताएंगे। मोदी प्रधानमंत्री बने
लेकिन हमने संविधान का, सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल हनन नहीं किया, जोर जबरदस्ती नहीं की। हमारे पास पूर्ण सत्ता 14 में, 19 में, लेकिन हमने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार किया, सम्मान किया। 500 साल अपने धर्म के लिए हमने धैर्य दिखाया और सरकार के पैसे से नहीं, राम भक्तों के चंदे से राम मंदिर बना। वो कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, तारीख बताई, वो आए नहीं, है ना। जब वोट मांगना था तो धोती ढंग से पहननी आती हो या ना आती हो, मंदिर पहुंच जाते थे। जब वोट मांगना था तो दुपट्टा सर पर डालना आता हो या ना आता हो, मंदिर पहुंच जाते थे। और कई बार हमने देखा है ना, कुछ लोग भगवान के लिए प्रार्थना नहीं करते, कैमरा के लिए प्रार्थना करते हैं, आंख बंद करके, मालूम पड़ता है किया ना। लेकिन अब उनको लगता है कि हमारे समाज को अगर जाति के नाम पर बांटेंगे तो उनको फायदा होगा। इसीलिए आप सबसे निवेदन करती हूं, पार्ला अपने आप में सबसे कॉस्मोपॉलिटन विधानसभा क्षेत्र है, यहां से आवाज जानी चाहिए। हमारा एक ही धर्म, हमारी एक ही जाति, हमारी मां, हमारी माटी। राष्ट्र एक रहेगा तो उन्नति करेगा, समाज एक रहेगा तो उन्नति करेगा। इसीलिए प्रभु श्री राम का नाम लेकर पंथ निरपेक्ष भूमिका निभाते हुए, विकास का संदेश लेते हुए हर घर जाना है और उनसे कहना है कि 20 तारीख को पोलिंग बूथ पर आना है, कमल का बटन दबाना है और पराग को हाड़ू हाड़ू कशाला बोलते हैं। कई मुद्दे उठाए हैं, मराठी मुस्लिम संघ द्वारा मैम वोट जिहाद किया जा रहा है। कई जगहों पर मुसलमानों को सिर्फ महाविकास आघाड़ी के लिए वोट करने के लिए कहा जा रहा है, जिसको लेकर बीजेपी का कंप्लेन किया और चुनाव आयोग ने इस पर कार्रवाई करने की बात कही है। क्या कहेंगी मैम? अरे यार, अरे ट्रांसफर ले लेना यार। मैम बोलिए। जो लोग वोट जिहाद का आक्रमण देश के लोकतंत्र पर, देश के संविधान पर कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, कहाँ थे यही लोग जब 3 तलाक से पीड़ित मुस्लिम महिलाएं न्याय मांग रही थी? कहाँ थे ये लोग जब गरीब मुसलमान नौजवान अपने लिए सुविधा, शिक्षा मांग रहे थे? जो लोग इस प्रकार के वोट जिहाद के एक आक्रामक रवैये से ये मानते हैं कि वो वोट पालेंगे, वो भारतीय लोकतंत्र की शक्ति को नहीं पहचानते। बार बार मैंने ये कहा है कि जहां जहां कांग्रेस पार्टी है, वहां वहां ना आप हिंदू का सम्मान पाएंगे, ना हिंदुइज्म का सम्मान पाएंगे, ना हिंदुस्तान का संरक्षण पाएंगे। आज इस प्रकार की गतिविधियों को कर कांग्रेस नीत इंडी अलायंस ने मेरी इस बात को कहीं ना कहीं प्रमाणित कर दिया। नहीं मानने वाले लोग बकायदा जो मॉब लिंचिंग करते हैं उन लोगों को। मैडम डोंट शाउट। मैम, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में 370 करने का ड्रामा चल रहा, आज भी बीजेपी के विधायकों को बाहर निकाल के दिया गया। अगर लोकतंत्र में वाकई में कांग्रेस की आस्था है तो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों को, जो जनता द्वारा चुने गए हैं जम्मू कश्मीर में, उनको इस प्रकार से मार पीट कर उनकी आवाज दबाने का वो क्यों प्रयास कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जो रेजोल्यूशन इंडिया अलायंस ने पारित किया वो दलितों के अधिकारों के खिलाफ है, महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ है। बच्चे जिनका सेक्सुअल अब्यूज होता है उनको प्रोटेक्शन ना मिले, कांग्रेस और इंडिया अलायंस की ये मंशा है। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रही हूँ, धारा 370 इस देश में पुनर्स्थापित नहीं होगी।
संविधान का, संसद का और सुप्रीम कोर्ट का इस प्रकार से अपमान करना कांग्रेस नेत इंडिया अलायंस बंद करे। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.